सुप्रभात बच्चों। आज हम ध्वनि कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ध्वनि कविता के बारे में सरलार्थ किया था, सार किया था, शब्द अर्थ किए थे, शूर्तलेख और छोटे प्रश्न, संक्षिप्त प्रश्न केवल लिखे थे। आज हम उनके प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। कविता का मुझे आशा है कि आपको कविता समझ आ गई हो, आपने पढ़ भी ली होगी। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर में आपने पहला प्रश्न देखिए, ध्वनि कविता के रचयिता का नाम लिखिए। रचयिता मतलब कवि का नाम। ध्वनि कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रश्न नंबर 2, इस कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि कविता में कवि को क्या विश्वास है? कविता की पहली लाइन थी, कवि को क्या विश्वास था? कवि को विश्वास है कि उसका अंत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4, किस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है? आपकी कविता में भी आया था, कौन सी ऋतु? वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। प्रश्न 5, ध्वनि कविता में फूल किसका प्रतीक है? ध्वनि कविता में फूल नवयुवक का प्रतीक है। नवयुवक मतलब जो युवा अवस्था को प्राप्त हो, युवा वर्ग अर्थात हमारे नौजवान जो होते हैं उनको नवयुवक कहा जाता है, जो देश का भावी निर्माण करते हैं, देश के कार्यों में महान योगदान देते हैं। कवि का जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण है? कवि का जीवन के प्रति सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण है। ये 6 प्रश्न एक एक पंक्ति के थे, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। अब अभ्यास का कविता से पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि वह उत्साहित है तथा जीवन के प्रति आशावादी है। उसके जीवन में बसंत का भी आगमन हुआ है, अर्थात उसका कवि कर्म अभी शुरू हुआ है। अपनी रचना के द्वारा समाज को प्रेरित करना और युवाओं को आलस्य से उबारना चाहता है। प्यारे बच्चों, जब आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर सुंदर धीरे धीरे लिखेंगे। हर एक प्रश्न के बाद एक लाइन जरूर छोड़ना, उससे आपकी कॉपी भी सुंदर बनेगी और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। आपकी कॉपी में कोई भी प्रश्न मिक्स नहीं होगा, दूर से दिखाई देगा। सुंदर लेख लिखने में केवल थोड़ा सा टाइम अलग लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनका आलस्य छीन लेना चाहता है, उन्हें प्रेरित करना चाहता है तथा नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, कवि फूलों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहते हैं? कवि ने क्या प्रश्न किया? आलस्य और तंद्रा, तंद्रा मतलब नींद। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरकर उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है, ताकि वे प्रेरित हों और अपने कार्यों से समाज की भलाई करें। इस प्रश्न में कवि जो हमारे युवा वर्ग है उनको जगाकर उनको देश के कार्यों के लिए लगाना चाहता है। कविता के आगे अब जो कविता में, इस कविता से हमने जो प्रश्न और भी बन सकते हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऋतुओं का राजा है और वसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। चारों ओर हरियाली और फूलों की छटा बड़ी ही अनोखी दिखाई देती है। यह ऋतु सभी को मन भावन लगती है और सारा वातावरण महक उठता है। ये तो वसंत ऋतु तो सबको वैसे ही बहुत आकर्षित करती है। वसंत ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है, चारों ओर पेड़ों पर हरियाली छाई होती है और पतझड़ ऋतु के बाद जाने के बाद वसंत ऋतु आती है, तब पेड़ पौधे हरे भरे फूल खिल उठ जाते हैं, तभी यह ऋतु सबको अच्छी लगती है।
प्रश्न नंबर 2, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। एकत्र मतलब इकट्ठा करना। वसंत ऋतु मार्च अप्रैल मास में आती है। इस ऋतु में अनेक पर्व और त्योहार आते हैं, जिनमें विनायक चतुर्थी, बसंत पंचमी, होली, महाशिवरात्रि, सरस्वती पूजा, गुड फ्राइडे आदि प्रमुख त्योहार होते हैं। वसंत ऋतु में सबसे महत्वपूर्ण पर्व होली होता है, जिसे सभी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंग बिरंगे रंगों के साथ होली का आनंद लेते हैं। वैसे तो इस प्रश्न में आप किसी भी एक त्योहार के बारे में लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, परंतु होली एक ऐसा पर्व है जो अधिकांश लोगों द्वारा मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का भी बहुत लोग मनाते हैं। सरस्वती पूजा भी प्रत्येक स्कूल में की जाती है, गुड फ्राइडे की को भी, पर मैंने यहाँ पर होली का ही आपको दिया है। प्रश्न नंबर 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न क्या है, जब ऋतु बदलती है तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर मौसम में अलग अलग बीमारियां और अलग अलग खान पान होता है जो व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। कई बार ऋतु परिवर्तन लोगों की मानसिकता पर भी प्रभाव डालता है। सब प्रश्न समझ आया आपको? जब ऋतु परिवर्तन मतलब ऋतु का बदलना, मौसम का बदलना। जब मौसम बदलता है तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? अब जैसे आजकल गर्मी है तो गर्मी में हमें पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए। यदि गर्मी में हम बैठ जाएंगे, धूप में बैठ जाएंगे तो हमें लू लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। इसी प्रकार ज्यादा सर्दी में हम बिना कपड़ों के बाहर जाएंगे, कपड़े कम पहनेंगे तो हमें ठंड लग जाएगी। बच्चों, अलग अलग मौसम हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है और हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालता है। और जब ऋतु बदलती है तो हमारे जो मेंटल लेवल है वो कई बार उस पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर पर तो प्रभाव पड़ता ही है, मन पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रश्न समझ आया? इस प्रकार इस प्रश्न का मतलब है अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है। कल्पना मतलब सोच हमारी, कि हमने इस कविता को पढ़कर क्या क्या हम सोच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। कविता की पंक्तियां पढ़कर बताएं कि किस ऋतु का वर्णन किया गया है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। अब देखो, फूटे हैं आमों में बोर, कहने का मतलब है जो आम के पेड़ हैं उन पर बोर आ गए हैं और भंवरे गूंज रहे हैं। होली की जगह जगह शोर मचा हुआ है, सभी लोगों के बंधन टूट गए हैं। अर्थात जब होली में सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रंग फेंकते हैं। इन पंक्तियों में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अब है विशेष बात यह है कि जो अगले दो प्रश्न आपकी बुक में दिए गए हैं, अनुमान और कल्पना में, वो दो प्रश्न ऐसे हैं जो हमने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर पढ़ने हैं। इन प्रश्नों को आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे, केवल वैसे ही पढ़ेंगे। अगला, भाषा की बात। भाषा की बात में हम हमेशा ग्रामर की बात करते हैं। भाषा की बात में व्याकरण के बारे में दिया होता है। भाषा की बात में दिया गया है कि वाक्य बनाने दिए गए हैं जो पुनरुक्त शब्दों से बने हैं। पुनरुक्त शब्द वे शब्द होते हैं जब एक शब्द दो बार इकट्ठा आए, इन्हें शब्द युगम भी कहते हैं। शब्द युगम मतलब पेयर्स, जोड़ा जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ धीरे धीरे मैंने एक शब्द दिया है, धीरे धीरे शब्द पुनरुक्त शब्द है क्योंकि धीरे शब्द का दो बार इकट्ठा प्रयोग किया गया। इसी प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में भी वाक्य बनाने दिए गए हैं। पहला शब्द देखिए, बातों बातों में। माता पिता बच्चों को बातों बातों में समझा देते हैं।
बच्चों, जरूरी नहीं है कि जो मैंने वाक्य बनाए हैं आप यही वाक्य बनाएं। आप अपनी इच्छा से और भी वाक्य बना सकते हो। जैसे अध्यापक बच्चों को बातों बातों में समझा देते हैं। और भी बहुत सारे बन जा। दादी जी ने हमें बातों बातों में समझा दिया। मेरा पड़ोसी बातों बातों में समझाने में चतुर है। ऐसे आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। दूसरा, रह रहकर। कोई भी कार्य रह रहकर नहीं करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। मोहन रह रहकर लिखता है, लगातार नहीं लिखता। प्रश्न 3, वाक्य 3 देखिए। सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह उठकर पढ़ता हूँ। दूसरा वाक्य, दादी जी सुबह उठकर पूजा करती है। तीसरा और भी बन सकता है, मेरे माता पिता सुबह सुबह उठकर घर का कार्य करते हैं। अगला और भी बहुत सारे ऐसे, मैं सुबह सुबह उठकर घूमना पसंद करता हूँ। अगला, रातों रात। मोहन रातों रात अमीर बन गया। और भी बना सकते हो। गीता की लॉटरी निकलने पर वह रातों रात अमीर बन गई। और भी बना सकते हो, मेरा पड़ोसी मेहनत करके रातों रात अमीर बन गया। पांचवा, घड़ी घड़ी। माता पिता बच्चों को घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं। इन वाक्यों को आप खुद भी बना सकते हो। ये मैंने सब बना के दिखाए हैं। इनसे मिलते जुलते आप और भी बना सकते हो। बच्चों, वाक्य हमेशा छोटे से छोटा बनाया करो। जितना बड़ा आप वाक्य बनाएंगे उतनी आपकी गलतियां ज्यादा होंगी। क्योंकि जितने ज्यादा हिंदी में क्या मात्राओं की बच्चों की बहुत गलतियां होती है। इसीलिए आप वाक्य छोटे छोटे बनाएंगे। छोटे छोटे वाक्य बनाने में समय भी कम लगता है और साथ में गलतियां भी कम होती हैं। भाषा ज्ञान का अंतिम प्रश्न है, कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। आपने वाक्यांश पढ़ा। एक वाक्यांश क्या है, कोमल गात। दूसरा क्या है, मृदुल वसंत। तीसरा क्या है, हरे हरे ये पात। कोमल गात, गात शरीर। किसकी विशेषता बता रहे हैं, गात की। गात क्या है, कोमल। दूसरा क्या है, मृदुल वसंत। वसंत क्या है, कोमल। तीसरा क्या है, हरे हरे ये पात। पात मतलब पत्ते। पत्ते कैसे हैं, हरे हरे। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात विशेष्य शब्द हैं। क्योंकि इनकी विशेषता कोमल, मृदुल, हरे हरे शब्द बता रहे हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ क्या मतलब है, जो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब जैसे मैं कहूं लंबी दीवार। दीवार की क्या विशेषता है, लंबी। लाल टोपी। टोपी की क्या विशेषता है, लाल। सफेद कमीज। कमीज की क्या विशेषता है, सफेद। विशेष्य होता है जो शब्द संज्ञा और संज्ञा के हों। विशेषण क्या है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए। इनमें कोमल, मृदुल, हरे हरे विशेषण शब्द है। गात, वसंत और पात ये 3 विशेष्य शब्द हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताए जाते हैं। परिमाणवाचक में मात्रा के बारे में बताया जाता है। संख्यावाचक में संख्या के बारे में बताया जाता है। सार्वनामिक विशेषण जब संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आकर विशेषण का काम करते हैं। इन सब के बारे में जब हम व्याकरण की पुस्तक में विशेषण का पाठ पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमने ध्वनि का पाठ पूरा किया। हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। अब आप इन सब प्रश्न उत्तर को अपनी
जो भी फेयर नोटबुक लगाएंगे आप, हिंदी की एक नोटबुक लगाएंगे, हिंदी ग्रामर की नोटबुक नहीं लगाएंगे। केवल ये पाठ्य पुस्तक की एक नोटबुक लगाएंगे जिसमें आप पाठ 1 को पूरा पूरा सुंदर सुंदर लिखेंगे। गलतियां नहीं लिखेंगे, देख देख कर लिखेंगे। देख कर लिखोगे तो आपकी गलतियां नहीं होगी। उसके बाद इन प्रश्न उत्तर है, इनको याद करके रफ कॉपी में लिखेंगे और अपनी मात्राओं का सुधार करें। प्यारे बच्चों, आपने ध्वनि कविता को ध्यान पूर्वक सुना। आप सबका धन्यवाद। और ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें और अपना काम करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।